वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ट्रेंड एनालिसिस फॉर यूपीएससी, यानी कि जो जो इकोनॉमिक ट्रेंड हो रहे हैं उनको हम एनालाइज करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट। आज हम देखेंगे क्या क्या ओवरव्यू कर लेते हैं अपने टॉपिक का। जो आज हम कवर करने वाले हैं, पहला इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक ट्रेंड एनालिसिस पहले ही हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या क्या इंडिकेटर है इकोनॉमिक ट्रेंड के। फिर हम मेथड देखेंगे, उसके टूल को एनालाइज करेंगे और फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रेंड देखेंगे यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, कह सकते हैं इंट्रोडक्शन हो गया कि अंडरस्टैंडिंग डाटा फॉर ग्रोथ एंड साइकिल। डेटा के बेस पे ही बात करेंगे कि हाँ जो जो डेटा आ रहे हैं उसी के बेसिस पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को एनालाइज करेंगे। सो देखते हैं क्या डेटा है। पहला यही है कि रीसेंट जीडीपी ट्रेंड इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी ट्रैजेक्टरी। 7% प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है इंडिया की 2025 की, ये प्रोजेक्टेड की गई है। अभी रिपोर्ट तो आप लोग जानते ही हैं कि ईयर क्लोज होने के बाद ही आते हैं। सो यहाँ पे यही प्रोजेक्ट किया गया है कि लगभग इंडिया की जीडीपी 7% से बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। और इसमें फर्दर देखते हैं कि एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबलाइज इंडिया इज़ वेल पोजीशन टू लीवरेज इट डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड इनोवेशन लेड ग्रोथ स्ट्रेटजीज। ये आरबीआई के अपने ग्रोथ रेट है, आईएमएफ के अपने हैं, वर्ल्ड बैंक के अपने हैं। कोई कह रहा है 6.8 होगा, कोई कह रहा है 6.9 होगा, कुछ कह रहे हैं 7% होगा। ये अपने अपने जो प्रोजेक्टेड हैं वो बताते रहते हैं कंट्री को। कुछ बैंक भी होगी जैसे आईडीएफसी हो गया, एचडीएफसी, एसबीआई, वो सब भी अपना प्रोजेक्टेड करते हैं कि हाँ इंडिया की जीडीपी इतने % से बढ़ेगी। सो रिजल्ट आने के बाद ही देखते हैं, लेकिन अभी कह सकते हैं कि 7% हम मान रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ होगी। फिर हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स में जो भी रहता है अक्सर हम लोग भी देखते हैं कि इन्फ्लेशन पे ही बात होती है। तो यहाँ देखते हैं कि 4.5% है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई, और होलसेलर प्राइस इंडेक्स वो अलग होता है, मेनली यही देखा जाता है। रिसेंट मंथ का है 4.5, अभी तो निगेटिव में भी चला गया था। ये जो फूड इन्फ्लेशन कहते हैं फूड वाला, ये 1% 2% भी था, लेकिन इस समय दिसंबर नवंबर में महंगा हो रहा है। सो यही है कि 4.5% इंक्रीज हुआ है सीपीआई पास्ट मंथ वेरियस सेक्टर में। जो कि पॉलिसी मेकर जो पॉलिसी बनाते हैं वो इसको काफ़ी मॉनिटर कर रहे हैं। इस इन्फ्लेशन को देखते हुए एडजस्टेड फिजिकल एंड मॉनेटरी स्ट्रेटजी भी बनाएंगे कि यहाँ आगे चल के इसको और कम किया जाए, इसे मिनिमाइज़ किया जाए, ताकि इकोनॉमिक हेल्थ अच्छा हो और इकोनॉमिक पे ओवरऑल देखा जाए कि कम इम्पैक्ट पड़े इन्फ्लेशन का, कि हाँ महंगाई ज़्यादा ना हो, महंगाई कंट्रोल में रहे। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है इकोनॉमिक एनालिसिस में। फिर ये है कुछ लेबर मार्केट ट्रेंड। लेबर मार्केट मीन्स है कि जो इंडस्ट्रियल में इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जो लेबर लगते हैं, अगर ज़्यादा लेबर है तो इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है, यानी कि रोड बनेगा, कोई एक लोग तो बनाएंगे नहीं, 100 150 लोग को हायर करना पड़ेगा। तो जितना लेबर का इन्वायरमेंट होगा, कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री के अंदर एक्चुअल में हो रही है, डॉक्यूमेंट में नहीं, एक्चुअल में हो रही है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है एम्प्लॉयमेंट में लेबर मार्केट ट्रेंड अगर देखें तो इसमें कुल लिखा राइजिंग एम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरिया, वहाँ बढ़ रहे हैं। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर स्किल लेवल प्रोफाइल, जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होती जाएंगी स्किलबिलिटी बढ़ती जाएगी, हाँ कि उस पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। फिर चैलेंजेस इन रूरल जॉब क्रिएशन एफर्ट, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन जॉब अवेलेबिलिटी, ये सब कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ बेनिफिट भी रहते हैं लेबर मार्केट में, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। फिर इकोनॉमिक के प्रोस्पेक्टिव देखा जाए फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जानते होंगे फिजिकल पॉलिसी है गवर्नमेंट बनाती है अपना, मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई बनाती है मनी कंट्रोल को रोकने के लिए। जो फिजिकल में मेनली यही देखा जाता है कि हाँ गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है इकोनॉमिक्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली ये है। और मनी सप्लाई को यानी मनी को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी होती है, रेपो रेट,
बैंक रेट, ये सब कुछ है, इसी के अंदर कह सकते हैं आ जाता है। मेनली गवर्नमेंट और आरबीआई ही पूरे दोनों सिस्टम को मॉनिटर करते हैं, इसमें मेनली यही है। और इससे ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ का भी ये लोग ध्यान रखते हैं। फिर हम कुछ मेथड एंड टूल देख लेते हैं। सो यहाँ पे 3 कैटेगराइज में डिफ्रेंशिएट किया गया। पहला है क्वांटिटेटिव मेथड, फिर है क्वालिटेटिव, फिर है डेटा सोर्स। सो मेनली दो ही समझिए, दो ही मेथड है, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। और जो क्वांटिटेटिव है वो टाइम सीरीज एनालिसिस होता है, ये सब जानते ही होंगे, आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते ही हैं, तो इसमें ज़्यादा क्या ही बताएं, आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। फिर है क्वालिटेटिव मेथड, इसमें मेनली इकोनॉमिक डेटा बाई इवैल्यूएटिंग पॉलिसी चेंजेस हो गया, ग्लोबल इवेंट, सोशल पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। और ये डेटा सोर्स जो है, ये जो आईएमएफ हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गई, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये सब अपना फोरकास्ट देते हैं, यानी प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर ये चीज़ होगी तो इकोनॉमिक इस हिसाब से जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी या इकोनॉमिक डाउन ग्रेड जाएगी, यानी इकोनॉमिक में कम एक्टिविटी होगी। तो ये अपने डेटा के हिसाब से, जैसा हो गया कि किसी रीजन में कन्फ्लिक्ट हो गई तो प्रेडिक्ट कर देंगे कि यहाँ जीडीपी डाउन जा रही है, चाहे इंडिया की हो, चाहे ईरान की हो, चाहे जिसकी भी हो। तो ये सब अपने वेरियस डेटा सोर्स से भी हेल्प करते हैं इकोनॉमिक की डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू में कि हाँ आप ये स्टेप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली डेटा सोर्स का यही रोल है। फिर क्वांटिटेटिव मेथड हम देख लेते हैं कि टाइम सीरीज टेक्निक होता है। ये टाइम सीरीज एनालिसिस है क्या, इसको देखते हैं कि ये एसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग पैटर्न इन इकोनॉमिक डेटा ओवर टाइम, मूविंग एवरेज, हेल्प स्मूथ फ्लक्चुएशन, प्रोवाइडिंग क्लियर इंसाइट इनटू लॉन्ग टर्म ट्रेंड एंड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। तो है, इसको देख ही रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसको हम देखते हैं कि इसमें पॉलिसी चेंजेस रहते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट जो जो चीज़ होते हैं, अलॉन्ग विद सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर दैट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इकोनॉमिक ट्रेंड एंड पैटर्न ओवर टाइम। सो मेनली यही सब आते हैं। फिर हम कुछ देख लेते हैं डेटा सोर्स। अभी जिस डेटा सोर्स की हम बात करें उसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये गवर्नमेंट रिपोर्ट हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर एक्यूरेट इकोनॉमिक ट्रेंड एनालिसिस एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। पहले भी मैंने आपको समझा ही दिया है कि क्या क्या रोल रहते हैं आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के, और अलग अलग जो अपनी डॉक्यूमेंट्री यहाँ तक कि पब्लिश करते हैं कि हाँ इस वजह से इकोनॉमिक अच्छी जाएगी, इस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। ये सब डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू में होता है और इनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एज अ सजेशन, एज अ फीडबैक के रूप में अगर देखा जाए पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी चेंजेस में जो भी अगर रिक्वायर रहती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ रीसेंट ट्रेंड जो कि यूपीएससी वालों को जानना चाहिए, जैसे कि कोविड-19 की वजह से जीडीपी ग्रोथ में क्या इम्पैक्ट आया था कि यहाँ एकाएक कोविड की वजह से जीडीपी डाउन चली गई थी। फिर जैसे ही कोविड-19 हटा, जीडीपी बहुत तेज़ी से ग्रो होने लग गई। तो ये है इसमें। फिर ग्रोथ ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, यानी जो श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर जो स्टेप लिया गया था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत, जैसे पीएलआई स्कीम लॉन्च करना हो गया, वेरियस सब्सिडी देना एसएमई को, एमएसएमई इंडस्ट्री को। सो ये सबका क्या रोल रहा इकोनॉमिक ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। फिर है राइस ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी में कि जो हमारे ट्रांजैक्शन ईजी हो जा रहे हैं, जो क्विक कॉमर्स आ रहा है, एक तरीके से इसको कह सकते हैं, इनका भी क्या रोल है इकोनॉमिक में, ये सभी हम देखते हैं। फिर है शिफ्ट इन ग्लोबल सप्लाई चेन, यानी जो ग्लोबल सप्लाई चेन हो रही है उसमें शिफ्ट क्या है। तो इन सब का भी आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ये सभी ट्रेंड है। सो अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो थैंक यू। फिर देखते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं। जब तक लिए टेक केयर, गुड बाय।